मैं सब स्पेस स्टार्ट कराती हूँ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं सब स्पेसेस। देखो, वेक्टर स्पेस हमने पढ़ा। वेक्टर स्पेस क्या है? एक सेट है, उसके साथ में हमने दो ऑपरेशंस डिफाइन किए। क्या डिफाइन किया है? एक सेट है मतलब ऐसा जिसके अंदर वेक्टर्स पड़े हैं। ठीक है, साथ में एक और सेट चाहिए इसको जिसके अंदर स्केलर्स पड़े हो। हम स्पेसिफिकली इनको स्केलर्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, दो सेट्स चाहिए हमें वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए। प्लस इनके साथ हमें क्या चाहिए था? एक ऑपरेशन चाहिए था वेक्टर एडिशन, जिसको हमने वेक्टर एडिशन नाम दिया था। और दूसरा ऑपरेशन क्या था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब सब स्पेस से क्या मतलब है? जैसे हम ग्रुप पढ़ते हैं, सब ग्रुप पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं, सबसेट पढ़ते हैं, तो हर एक ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या था? वेक्टर स्पेस क्या है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। स्पेसिफिकली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था क्या होते हैं? सेट प्लस सम ऑपरेशन। सेट के ऊपर कोई ऑपरेशन आप डिफाइन कर दें। जैसे हमने यहाँ दो सेट्स लिए, ठीक है, और दो ऑपरेशंस बता दिए कि ये ऑपरेशंस होने चाहिए। ऑपरेशन बता दिया, सेट बता दिया, और एलिमेंट्स जो हैं उस सेट के वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में। इतनी चीजें अगर हम बता दें किसी सेट के बारे में, कोई सेट स्पेसिफिकली अगर इनको फॉलो कर रहा है, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमारा मेन जो मोटिव होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ना तो होता ही है, ठीक है, प्लस इसके साथ अगर हमें जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जो भी सेट है, जिस सेट के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, उसका सबसेट पता चल जाए, ठीक है, और उसका सबसेट कुछ खास प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा हो। यानी जब भी हम कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, किसका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है? म्यूट रखो। जब भी हम कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सबसेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे सबसेट्स चाहते हैं किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के जो उस स्ट्रक्चर जैसी प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉलो करे। इन पर्टिकुलर अगर हम सब स्पेस की बात करें, सब स्पेस की बात करें, वो क्या है? सेट है, बिल्कुल सेट होगा, लेकिन ये सेट ऐसा सेट होगा जो कहलाएगा सबसेट। सबसेट होगा ऑफ वी। अगर वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, वी ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे एफ फील्ड का काम कर रहा है और वी सेट ऑफ वेक्टर्स का काम कर रहा है, तो सबस्पेस क्या है? सबसेट ऑफ वी है, प्लस इट इज अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ। सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है। वेक्टर स्पेस ऐसे बोल सकते हैं ओवर द फील्ड एफ। वी ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस था, उसका एक सबसेट लिया हमने, और वो भी एक वेक्टर स्पेस अगर ओवर द फील्ड एफ बना दे तो वो एक सबस्पेस कहलाएगा। मतलब वेक्टर स्पेस के वो सबसेट्स जो खुद एक वेक्टर स्पेस हैं वो कहलाते हैं सबस्पेस। ठीक है, अपनी बोलचाल की भाषा में सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है। अब सबस्पेसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं इनके, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ तक, मतलब कौन से ऐसे सबसेट्स हो सकते हैं जो कुछ खास प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेट ऑफ ऑल फंक्शंस लिए जाएं फ्रॉम आर टू आर, तो आप इसको चेक करते हैं तो क्या निकलता है? ये एक वेक्टर स्पेस होता है। इसी का एक सबस्पेस बनता है। पहले तो हमें इसका सबसेट लेना और फिर उसको चेक करना है कि वो सबस्पेस है कि नहीं। नॉट ऑल सबसेट्स आर सबस्पेसेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है, फ्रॉम आर टू आर। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, सभी फंक्शंस, मतलब सेट ऑफ ऑल फंक्शंस का सबसेट होगा। सारे फंक्शंस का सेट लिया है हमने और उसमें से कुछ खास फंक्शंस उठाए हैं। वो खास फंक्शन क्या प्रॉपर्टी खास फॉलो करते हैं? कॉन्टिन्यूटी, ठीक है।
तो सारे फंक्शंस में से हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सेट उठा लिया और ये एक सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस बनेगा। किसका? ऊपर वाले का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसको आप अभी चेक भी कर सकते हैं, इसको सारी प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में चेक कर लो, चाहे तो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, नहीं तो अभी हम कुछ अच्छे प्रोसीजर्स देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम चेक कर पाएंगे कि कोई सबसेट सबस्पेस बनता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, सबसेट के पास सबस्पेस चेक करते टाइम सबसेट के पास एक खास बात तो है। वो खास बात क्या है कि अगर V ओवर F वेक्टर स्पेस था और W हम कह दें कि W इज कंटेन्ड इन V, ठीक है, तो इस W में खास क्या है? दिस इज अ सबसेट ऑफ V। ठीक है, तो V के पास अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी हुई जो यूनिवर्सली हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड हो रही हो, ठीक है, तो वो सबसेट के अंदर भी फॉलो हो रही होगी। यानी जैसे एक प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी, क्योंकि VF एक वेक्टर स्पेस है तो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी होल्ड होगी इसमें। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू V। ये प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड होती है? सारे एलिमेंट्स ऑफ V के लिए होल्ड होती है। अब W के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं V के, मतलब कुछ खास एलिमेंट्स हैं V के, तो क्या ये नहीं लिखा जा सकता? एक सेकेंड, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W2 प्लस W1 फॉर ऑल एक्स W1 W2 बिलोंग्स टू W, एंड एज, यहां पे आप लिख भी सकते हो, W इज कंटेन्ड इन V। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स भी V के अंदर आएंगे। W1 and W2 are also contained in V, are also belong to V। ठीक है, तो V के सारे एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे? इस प्रॉपर्टी को, जो है कम्यूटेटिविटी। तो इसका मतलब W1 और W2 भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो यूनिवर्सली हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हैं, वो हर एक सबसेट के लिए भी ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट के लिए फॉलो हो रही थी, वो कोई भी सबसेट आप लो उसका, वेक्टर स्पेस का, उसके लिए फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हाँ या ना? बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़े। क्या बात हो गया? आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? नेट ही बंद हो जाता है चलते चलते, लीव हो गया। मैं बोले जा रही हूँ, वहां कुछ आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। हम्म, गड़बड़ नहीं, नेट की प्रॉब्लम, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, क्या चेक करें? तुम्हारा ही नेट नहीं चल रहा है। खत्म हो गया होगा। हो सकता है खत्म हो गया, हो सकता है भाई। एक मिनट रुकना, मैं कनेक्ट करती हूँ दोबारा।
कहाँ पे लीव हो गया था? आवाज आ रही है? मैम कम्यूटिविटी में लीव हो गया था। वो मुझे पता ही नहीं चला। चलो ठीक है। कम्यूटेटिविटी हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा कि वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू उसका कोई सबसेट लिया, ठीक है। अब कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी थी वी की जो हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही थी, ठीक। अब हमने कहा कि क्या ये प्रॉपर्टी जो हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है हर एक सबसेट में होल्ड करेगी, ये हम जानना चाहते थे। तो W1 और W2 हमने एलिमेंट्स लिए किसके? W के, ठीक है। W1 और W2 दो एलिमेंट्स लिए और हम क्लेम करते हैं कि ये ट्रू होगा। W1 प्लस W2 W2 प्लस W1 के बराबर होगा, यानी कम्यूटेटिविटी W के अंदर भी होल्ड करेगी। और ये बात ट्रू क्यों होगी? क्योंकि W इज अ सबसेट ऑफ V, ठीक है। और W1 और W2 W में बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब W1 और W2 इन टर्न किसके अंदर बिलोंग करेंगे? बड़े वाले सेट के अंदर, सुपर सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, क्योंकि W के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो V के अंदर भी बिलोंग करेंगे फाइनली। और V के अंदर बिलोंग करने की वजह से वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ये बात ठीक है? तो इसका मतलब ठीक है ऐसी, मैम। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टीज, जिसको क्लियर ना हो पूछे, ऐसी प्रॉपर्टी जो V F के लिए होल्ड कर रही है, यानी V के लिए होल्ड कर रही है, वो उसके हर एक सबसेट के लिए होल्ड करेगी। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो सबसेट के लिए भी करेगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करती हैं? VS2 प्रॉपर्टी थी, ऊपर वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? VS1 कम्यूटेटिविटी, ठीक है। VS2 प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। हाँ मैम, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी क्योंकि वो तो सब भी का ही सबसेट है ना। एसोसिएटिविटी भी हर एलिमेंट के लिए थी, बिल्कुल। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी फॉर ऑल एक्स वाई डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है। तो हर एक सबसेट के लिए होल्ड करेगी, तो इसका मतलब सबस्पेस के लिए होल्ड करेगी। लेकिन VS3 प्रॉपर्टी क्या थी? कोई याद कर सकता है? VS1 और VS2 तो हर एक सबसेट के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हर एक सबसेट के लिए होल्ड करेगी प्रॉपर्टी, उसको हर एक सबसेट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हमेशा ये बात याद रखनी कि एवरी सबसेट नीड नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, राइट। सॉरी, एवरी सबसेट नीड नॉट बी अ सबस्पेस लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा। तो एवरी सबसेट W कंटेन्ड इन V जरूरी नहीं है W सबस्पेस हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम रिड्यूस करना चाहते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो हमें चेक करनी पड़े। तो हमने अभी देखा कि VS1 और VS2 हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, बिकॉज वो सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है, तो सबसेट के लिए होल्ड करेंगी, तो हर सबसेट में तो सेटिस्फाई होंगी। VS3 कौन सी प्रॉपर्टी थी? इसलिए मैम वो जो जीरो वेक्टर है, जीरो, मतलब दे आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लास। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो क्या कहती है वो प्रॉपर्टी? हाँ मैम। एक सेकंड रुकना। देयर एग्जिस्ट अ जीरो एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट zero, there exists an element in V such that 0 plus x is equals to x, मतलब ये जीरो वेक्टर को डिनोट करता है, ये बोल्ड जीरो, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V। अब क्या ये प्रॉपर्टी, मतलब क्या एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर हर एक सबसेट में होना जरूरी है या नॉट नेसेसरी? क्या ये प्रॉपर्टी हमें चेक करनी पड़ेगी अलग अलग सबसेट्स के लिए? हाँ मैम, चेक तो करनी पड़ेगी क्योंकि सबसेट में नहीं भी रह सकता है। हाँ, सपोज ये V है आपका, ये W है,
और वो जीरो एलिमेंट कहीं यहाँ पे पड़ा था, मतलब जीरो वेक्टर कहीं यहाँ पड़ा था, और डब्ल्यू के अंदर तो वो इंक्लूड ही नहीं हो रहा। दूसरा केस कैसा हो सकता है, ये वी है और ये जीरो वेक्टर पड़ा है, डब्ल्यू इसको इस बारी में इंक्लूड कर रहा है, मतलब W1 के अंदर वो नहीं आ रहा और W2 के अंदर वो आ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सबसेट टू सबसेट, वो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो एलिमेंट यूनिक एलिमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि वो हर सबसेट में आए। ठीक है, किसी न किसी सबसेट में जरूर आएगा, जरूरी नहीं है हर सबसेट में आए, तो इस प्रॉपर्टी को हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम थोड़ी और चीजें मिस कर रहे हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में ही लिख दिया, VS1 VS2 में इंक्लूड नहीं करते हैं उसको, वेक्टर क्लोजर अंडर एडिशन जिसको हम बोलते हैं। क्या हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्लोजर अंडर एडिशन, वेक्टर एडिशन, यानी x प्लस वाई बिलोंग्स टू v, ये तो होता ही है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू v। ठीक है ना, हमें चेक किसके लिए करना है, x प्लस वाई W1 और W2 नाम दे देती हूँ, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W फॉर ऑल W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W। क्या ये प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी हमें? देखो यहां पे भी कंडीशन वाली बात आ गई। ठीक है, यहाँ पे W1 और W2 तो W में है, पर जरूरी नहीं है उनकी एडिशन होके वो कहाँ पे कौन सा वेक्टर बनेगा, वो एडिशन होके जरूरी नहीं है W के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ सकता है, जैसे W1 और W2 पड़े हैं, उनका एडिशन कहीं बाहर आ गया तो ये फिर कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कैसा सबसेट है, तो इस प्रॉपर्टी को भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे एक प्रॉपर्टी थी इसी के साथ में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उस प्रॉपर्टी को भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा एक्स बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है अगर अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, W का एलिमेंट है, तो अल्फा W से बिलोंग करे। ठीक है, अल्फा W डिपेंड करेगा आपके सबसेट पे कि वो उससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो ये क्लियर होगा। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रही थी उनको चेक नहीं करना है, बाकी इन प्रॉपर्टीज को चेक करना है। देखो अब तक कितनी प्रॉपर्टीज हुई, एक ये VS3 प्रॉपर्टी हुई, VS1 और VS2 हमें चेक नहीं करनी थी, VS3 क्लोजर अंडर एडिशन, इसे भी चेक करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू v है तो देयर एग्जिस्ट माइनस x बिलोंग्स टू v सच दैट x प्लस ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0। ये होती है प्रॉपर्टी, 0 डिनोट्स द जीरो वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे फिर से एग्जिस्टेंस की बात आ गई, x बिलोंग्स टू v तो है, लेट w बिलोंग्स टू w तो है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जो माइनस w है वो w के अंदर ही आएगा, ये भी हो सकता है और माइनस W बिलोंग टू W भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर ये और ये प्रॉपर्टी जो है, चलो एडिशनली हम उसकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी ऐसी है जिसको हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, इसके बाद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, VS5 6 7 और 8, ये भी यूनिवर्सली ट्रू हो जाएंगी, VS5 VS6 VS7 और VS8, ये सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती थी। VS5 कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये वाली प्रॉपर्टी थी कि यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, मतलब 1 एग्जिस्ट करेगा, ये 1 किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का, तो 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड कर रहा था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, तो दिस नीड नॉट बी चेक्ड, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। VS6 कह रही थी कि ऐसी एसोसिएटिविटी की बात कर रही थी
मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में VS7 कह रही थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रही थी, और VS8 ये है। तो ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रही थी, इसलिए हर एक सबसेट के लिए होल्ड करेंगे। अब जो हम तरीके सीखने वाले हैं वो हमारा काम बहुत रिड्यूस कर देंगे। सब स्पेस चेक करते हैं। मैम अगर 1 W में नहीं होती तो 1 तो फील्ड का एलिमेंट है ना, और फील्ड में तो हमेशा ही होगा, ये फील्ड का एलिमेंट है, ये VS5। हाँ मैम ठीक। 1 फील्ड से आ रहा है तो फील्ड में तो होगा ही हमेशा, और हर एक x के लिए होल्ड कर रहा है तो काम चल ही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन बात पे। तो हमें पता है कि हमें 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी, और वो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एक सेकेंड, यहाँ पे समराइज करके लिख देती हूँ। x + y बिलोंग्स टू W इफ x, y बिलोंग्स टू W। सेकेंड है Cx बिलोंग्स टू W इफ C बिलोंग्स टू F एंड x बिलोंग्स टू W। C फील्ड का एलिमेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी ये चेक करनी पड़ेगी कि W के पास 0 वेक्टर हो। फोर्थ प्रॉपर्टी ये चेक करनी पड़ेगी कि एडिटिव इनवर्स हो। इनवर्स किसके पास? ईच एलिमेंट ऑफ W के पास। ठीक है, लेकिन इससे भी काम छोटा किया जा सकता है। अब 4 प्रॉपर्टीज हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है, हम और थ्योरम की हेल्प से देखते हैं कि हमें 4 नहीं, केवल 2 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी, और वो 2 प्रॉपर्टीज ये हैं। ठीक है, इनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 होल्ड कर गई तो ये नीचे वाली 3 और 4 होल्ड कर जाएंगी। कैसे? देखो, एक थ्योरम है कि एक नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ सबस्पेस, हम नॉन एम्प्टी सेट को ही चेक करेंगे। ठीक है, जब एलिमेंट्स होंगे किसी सबसेट में तभी बात करेंगे हम सबस्पेस होने या ना होने की। वेक्टर स्पेस VF इज सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ, नोट्स मिल जाएंगे आपको क्लास के बाद। W इज क्लोज्ड अंडर नंबर 1 वेक्टर एडिशन एंड नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, इफ एंड ओनली इफ की बात है तो हमें दोनों साइड से इम्प्लीकेशन ला के प्रूव करना होगा। पर एक बात ध्यान से देखना है, यहाँ पे सब स्पेस लिख लो। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस साइड की इम्प्लीकेशन की बात करते हैं कि अगर W सबस्पेस हो गया तो, इफ W इज अ सबस्पेस, अगर सबस्पेस हो गया तो वो इन इटसेल्फ क्या हो जाएगा? एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और वेक्टर स्पेस के अंदर हमें पता है VS1 से लेकर VS8 तक सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती ही करती हैं, प्लस साथ में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो मतलब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो गिफ्ट में मिल ही जाएगा हमें। ठीक है, सबस्पेस होते ही सारी प्रॉपर्टीज अपने आप होल्ड कर जाएंगी, तो ये तो होल्ड कर ही जाएगा। तो एक साइड की इम्प्लीकेशन पता चल गई, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है उसे। दूसरे साइड की इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, कहाँ गया? कन्वर्स। ठीक है, अगर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है किसी W में, तो वो किसी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस हो जाए। ठीक है, लेकिन ये काम सिर्फ सबस्पेस के लिए चेक किया जा सकता है। किसी वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए आपको थ्रू आउट सारी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यही फायदा है सबस्पेस चेक करते टाइम। ठीक है, तो अगर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती हैं, तो अगर मैं सिर्फ इतना दिखा दूं, क्योंकि हम देखो यहाँ तक पहुंच चुके थे, 1 2 3 4, ये जो 4 प्रॉपर्टीज थी, ये अगर होल्ड कर जाती थी तो हम कहते थे कि W इज अ सबस्पेस। ठीक है, 2 हमें ऑलरेडी दे रखी है, गिफ्ट कर रखा है क्वेश्चन है, हमें 2 प्रॉपर्टीज दे रखी है। 3 और 4 क्या करना पड़ेगा? हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर हम 3 और 4 ही बस प्रूव कर दें, 1 और 2 तो गिफ्ट में मिला हुआ है, 3 और 4 प्रूव कर दें, तो बस हमारे यहाँ से W इज अ सबस्पेस ऑफ VF प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
तो बस हमारा मोटिव क्या होगा कि एक ज़ीरो वेक्टर ला के दिखा दें और एक एडिटिव इन्वर्स वाली बात करके दिखा दें। अब ध्यान से देखो, अगर x कोई w का एलिमेंट है, x भी एन आर्बिट्रेरी वेक्टर ऑफ w या जो भी लिखना चाहो, ठीक है, और -1 आप जानते हैं 1 फील्ड में होता है तो -1 भी फील्ड में बिलोंग करता है, तो -1 बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, -1 इंटू एक्स बिलोंग्स टू w। अब ये क्यों लिखा गया बताओ, w तो सब स्पेस अभी हम प्रूव कर रहे हैं, पर मैंने इनकी ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे कैसे w स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से ड्यू लिखा टू है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब एक गिवन कंडीशन का हमने यूज कर लिया है, ये भी ध्यान से देखा करो कि यहाँ पे अगर दो कंडीशन आपको गिवन है, एक का हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो बची हुई दूसरी वाली का भी हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कल हमने परसों की क्लास में इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये मल्टीप्लाई करके क्या आता है, -x बिलोंग्स टू w। अब x बिलोंग्स टू w है और -x बिलोंग्स टू w है। अब आप वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे इसको 1 नाम दे दिया जाए, इसको 2 नाम दे दिया जाए, वेक्टर एडिशन यूज करके दिखाओ। अब गिवन है वेक्टर एडिशन बिलोंग्स टू, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। कोई बताना चाहेगा? यस मैम, x प्लस -x। x बिलोंग्स टू w, ठीक है, -x बिलोंग्स टू w, तो उनका एडिशन भी w में आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 0 वेक्टर बिलोंग्स टू w, ठीक है। अब ये जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट सेज की थर्ड स्टेटमेंट को पहले देखो, 0 वेक्टर की इन्वॉल्वमेंट आ गई, ठीक है। तो हमने वो एग्जिस्टेंस ऑफ 0 वेक्टर शो कर दिया बाय थर्ड। अब सेकंड को देखो जाके, सेकंड कह रहा है कि ऐसा ऐसा कोई वेक्टर है -x नाम से, ठीक है। थर्ड उसको कंफर्म कर रहा है कि जब उसको ऐड कर रहे हैं हम x और -x को, तो क्या हो रहा है, हमारे पास 0 एलिमेंट आ रहा है। मतलब ये जो सेकंड में पड़ा हुआ है ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। सो -x बिलोंग्स टू w, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, एडिटिव इन्वर्स का, ठीक है। यही दो प्रॉपर्टीज हम प्रूव करके लाना चाहते थे, जिसपे हमने यहाँ पे कट मारा था 3 and 4। w हैज अ 0 वेक्टर एंड एडिटिव इन्वर्स भी है। तो बस इतना ही प्रूव करते ही हमें ये पता चल गया कि w इज ए सबस्पेस ऑफ v, ठीक है। तो बस प्रूव हो गया। पहली वाली साइड की इम्प्लीकेशन हम पहले ही प्रूव कर चुके थे, इसको भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक भी मैथमेटिशियंस नहीं रुके, इसके आगे भी वो जानना चाहते थे और शॉर्टकट बनाना चाहते थे। पर देखो, जो हम इसके बाद शॉर्टकट करने वाले हैं उसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो। इसको यूज़ करते टाइम आपको क्या चेक करना होगा, ये टेस्ट जो अभी हमने किया है, इसको यूज़ करते टाइम हमें दो चीज़ें चेक करनी होंगी। 1 कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू w फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू w, ठीक है। अल्फा x बिलोंग्स टू w फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x बिलोंग्स टू w। आगे से आपको सिर्फ इतना चेक करना है, अगर मैं कोई वेक्टर स्पेस दे दूँ और अगर वेक्टर स्पेस ना भी दूँ और आपको पता है कि वो सबसेट किसी बड़े सबस्पेस वेक्टर स्पेस से आया, तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है। हम ये एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट में भी शांति नहीं हुई कि भाई इतना हो गया कि शांति हो जाए, दूसरा टेस्ट बना दिया। दूसरा टेस्ट क्या कह रहा है, कुछ लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इस टेस्ट को यूज़ करते हैं, जिसको 1 स्टेप टेस्ट भी बोला जाता है, 1 स्टेप सबस्पेस टेस्ट। सेम टाइप का टेस्ट आपका उसमें आएगा, ग्रुप्स पढ़ोगे जब आप। 1 स्टेप टेस्ट लिख देती हूँ, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट उसमें इसको बोला जाएगा। मतलब सेम प्रॉपर्टीज चलेंगी, बस ग्रुप की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं लेकिन काम उसमें भी यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो अब अगर आप W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर VF चेक करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका भी है। इसी से डिराइव कर लिया, किससे, ऊपर वाली इन दो प्रॉपर्टीज से डिराइव कर लिया गया वो तरीका। देखो, अगर W एक वेक्टर स्पेस है ओवर VF, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड
एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये भी होल्ड हो जाए ना तो भी सबस्पेस बन जाएगा। देखो अगर यहाँ पे सबस्पेस लिख दूं, मैं बार बार वेक्टर स्पेस लिख देती हूँ। अगर W एक सबस्पेस है, इफ W इज अ सबस्पेस, तो क्या आपके लिए दिखाना मुश्किल है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W? नो मैम, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन की दोनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। हाँ, कॉम्बिनेशन है। आप x वेक्टर लो, y वेक्टर लो, किससे? W से। x प्लस वाई दिखा ही सकते हो आप, लेकिन उससे पहले इस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? देखो, कोई भी एलिमेंट लो फील्ड का, अल्फा लिया, x लिया तो अल्फा x W से आ जाएगा, बीटा लिया, y लिया तो बीटा y W से आ जाएगा। अब क्योंकि वेक्टर एडिशन होल्ड करता है तो अल्फा x प्लस बीटा y भी W में आ जाएगा। ठीक है, आप सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको खुद भी लिख सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, तो सबस्पेस इंप्लाइज दिस तो कर लिया हमने, दूसरी साइड की इम्प्लीकेशन भी करनी है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। तो लेट अस सपोज दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, कन्वर्सली आप लिख सकते हैं, कन्वर्सली हमें ये प्रूव करना है लेट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो अब हम यहाँ से क्या शो करके लाना चाहते हैं कि W इज अ सबस्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वो सब बातें दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कह रही थी, सबस्पेस लाके शो करना है, लेकिन हम सबस्पेस नहीं शो करेंगे, हम ये शो करेंगे कि ये होल्ड हो जाए। ठीक है, ऊपर वाला हम टेस्ट पढ़ चुके हैं इफ एंड ओनली इफ का, कि वेक्टर एडिशन होल्ड कर जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाए तो इफ एंड ओनली इफ सबस्पेस हो जाता है। तो सबस्पेस शो करने की बजाय अगर हम ये 1 और 2 प्रॉपर्टी जो लिखी हुई हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो कर दें तो बस उतने में ही काम बन जाएगा, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ चीज़ें इम्प्लाई कर रहे हैं, कौन किसको इम्प्लाई कर रहा है बस हमें ये समझना है। अगर अल्फा को इन पर्टिकुलर, दिस होल्ड्स फॉर ऑल, जस्ट एक मिनट, ये किसके लिए होल्ड कर रहा है? सारे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड और सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, इन पर्टिकुलर अगर मैं अल्फा और बीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ। अल्फा को 1 ले लो, बीटा को भी 1 ले लें। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? x प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, अल्फा 1 बीटा 1। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, क्या फ़ायदा हुआ इससे? वेक्टर एडिशन होल्ड कर गया, एक प्रॉपर्टी हमने शो कर दी कि होल्ड कर गई है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी बताओ कैसे होल्ड करवाएं? बहुत ही इजी स्टेप्स से। मैम बीटा को 0 ले लो या फिर अल्फा को 0 ले लो, और दूसरे को? अल्फा को 1 और बीटा को 0 ले लीजिए। नहीं, 1 लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीटा को हाँ 0 1 ले लो लेने बस। की जरूरत। तो यहाँ से क्या मिलेगा? इस स्टेटमेंट से क्या मिल जाएगा? अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये अपनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड होते ही बस हम डायरेक्ट ये बोल देंगे कि W इज अ सबस्पेस ओवर द फील्ड F। वाई? बिकॉज हमने अपने अभी रिजल्ट किया है। ठीक है, सबस्पेस ऑफ V ओवर F लिख लेना अपना। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं। तो हमने कौन कौन से टेस्ट पढ़ लिए? एक टेस्ट ऊपर वाला पढ़ा, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाए, उसी की हेल्प से हमने दूसरा टेस्ट डिराइव कर लिया। ये टेस्ट क्या कह रहा है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर जाए W में, हर अल्फा बीटा के लिए जो फील्ड से बिलोंग कर रहा है और हर एक्स वाई के लिए जो W से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ही देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा कल परसों वाला भी रिफ्रेश हो जाएगा। वेक्टर स्पेस चेक करना है। पर यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ। मैम हम लोग फर्स्ट केस में जो, कौन सा? मैम फर्स्ट केस में हम जो अल्फा और बीटा के वैल्यू लिए हैं दोनों इक्वल लिए हैं, इक्वल ही लेना पड़ेगा
कि कोई भी नंबर, जैसे अल्फा की वैल्यू 1 लिया है, बीटा का वैल्यू 1 लिया है, तो हम इक्वेशन नहीं ले सकते 1 और बीटा का वैल्यू 2। और यहाँ पे आप लेने को कुछ भी ले सकते हैं, पर आप जो ये दिखाना अल्फा और चाहते बीटा हैं, का वैल्यू, हाँ अल्फा बीटा क्या, अल्फा और बीटा के वैल्यू दोनों इक्वल ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। इक्वल भी ले लो तब भी काम बन जाएगा। देखो हमें प्रेजेंटेशन करनी होती है, काम सुंदर सुंदर दिखाना होता है। जब आप प्रूफ लिख रहे होते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट वही लाके दिखाना ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। आप यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हैं, आपका मोटिव क्या था, x प्लस वाई बिलोंग्स टू w दिखाना। आपके पास गिवन क्या था, यहाँ पे देखो x अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू w। तो अगर आप इससे ये लाना चाहते हैं, ये ट्रू था हर अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप इससे ये लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को 1 ही लेंगे, इसलिए अल्फा और बीटा को 1 पुट किया गया। ठीक है, ऐसा तो सिंपल से प्रूफ हो जाएगा। हम ले सकते हैं ना। आपकी आवाज कट गई, बोलो फिर से। बोले हैं मैम कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 के अदर भी नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि और हर एक अल्फा बीटा के लिए होल्ड कर रहा है। हमने तो इन पर्टिकुलर एक नंबर लिया, सिर्फ हर एक अल्फा बीटा के लिए होल्ड कर रहा है। 2, 4, 2.6, -5.7 कुछ भी लो, ठीक है। पर हम यहाँ प्रूफ लिखना चाहते थे इस तरीके से, इसलिए हमने अल्फा बीटा को 1 लिया, ठीक है। हम शो करके लाना चाहते थे। लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हर एक के लिए ट्रू है, तो इन पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू लो उसके लिए ट्रू होगा, ठीक है। इक्वल ही ले सकते हैं अल्फा और बीटा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी लो, अल्फा को 2 ले लो, बीटा को 7 ले लो, मर्जी आपकी। अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू w फॉर ऑल, इस स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू w एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। अब फील्ड में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है ना, फील्ड में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। अब Q इज अ फील्ड, ठीक है। आप फील्ड अगर Q ले रहे हैं तो आप रैशनल नंबर लेंगे, रैशनल नंबर तो नहीं उठा सकते ना, वो फील्ड पे भी डिपेंड करता है। मेन बात यहाँ पे ये भी है, ठीक है। आप R एज अ फील्ड ले रहे हैं तो आप कोई भी रियल नंबर लो, फील्ड पे डिपेंड करता है ना वो तो मेन। लेकिन 0 और 1 हमेशा फील्ड में होते हैं, इसलिए हम 0 और 1 बेधड़क उठा सकते हैं कभी भी। मेन बात ये है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। Which of the following set of functions from R to R is a vector space over R? Limit x approaching to t 3 fx is equal to 0, s1 इन सारे फंक्शंस का सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। s2 है सारे ऐसे फंक्शंस का सेट जिनकी लिमिटिंग वैल्यू 3 पे 1 आ रही हो, और s3 है ऐसे फंक्शंस का सेट सच दैट लिमिटिंग वैल्यू एट 3 h of x एग्जिस्ट। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस क्वेश्चन को सबस्पेस वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? मतलब S1, S2, S3 एज अ सबस्पेस या सबसेट देख सकते हैं किसी बड़े वेक्टर स्पेस के। यहाँ पे इन्होंने सबस्पेस की बात नहीं की है, लेकिन क्या आप देख सकते हैं? क्योंकि वेक्टर स्पेस अगर आप चेक करेंगे तो उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, इसलिए अगर ये कन्वर्ट हो जाए सबस्पेस की फॉर्म में, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हैं तो आप इजीली कर लेंगे। हाँ मैम, जो सेट ऑफ फंक्शंस होता है वो तो वेक्टर स्पेस फॉर्म होता है।
अगर मैं मान लूँ V इज द सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम R टू R, इसको हमने देखा भी था लास्ट लेक्चर में ही शायद देखा था, फ्रॉम R टू R, ठीक है। फील्ड आप कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर, लेकिन R टू R तो फील्ड इसके लिए R ले लो, क्योंकि इन जनरल क्या होता था, सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट S टू F, और ये होता था V ओवर F एक वेक्टर स्पेस बनता था, ठीक है। इस तरीके के फंक्शंस हम कलेक्ट करते थे और ये VF एक वेक्टर स्पेस बनता था। पर इन पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, फील्ड R दे रखी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वेक्टर स्पेस मानना है। देखो आप क्या मानोगे, R टू R सारे फंक्शंस का सेट लोगे, कैसा होगा वो सेट दिखने में, F such that F is defined from R to R. Now this is a vector space over the field R. ये अगर आप वेक्टर स्पेस मान लेते हो अपनी तरफ से, क्योंकि आप जानते हो ये वेक्टर स्पेस होगा, तो आप S1, S2, S3 को अब वेक्टर स्पेस के नज़रिए से नहीं, अब सब स्पेस के नज़रिए से देख सकते हो, जहाँ पे S1, S2 और S3 तीनों के तीनों V के सबसेट्स हैं। ये बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। अब चेक करो, बताओ। चैट में लिख दो। जिसका हो गया है लिख दे। देखो अब आपकी मर्जी, आप वन स्टेप टेस्ट लगाओ इसमें, चाहे अल्फा बीटा वाला टेस्ट लगाओ, वो जैसा कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से लगा सकते हो आप। मतलब अल्फा बीटा वाला और वो दूसरा वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। एकता के एग्ज़ाम शुरू हो गए क्या? आजकल आ नहीं रही क्लास में? और हुआ किसी का? ठीक है, अजीज आपका हुआ या डिस्कस करते हैं फिर? देखो अच्छा क्वेश्चन था ये। V अगर हमने वेक्टर स्पेस मान लिया, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, तो S1, S2, S3 को हम कैसे देख पा रहे हैं? एज अ सब स्पेस, मतलब एज अ सबसेट ऑफ S1 भी यहाँ V का सबसेट है, S2 भी यहाँ V का सबसेट है, S3 भी V का सबसेट है, क्योंकि तीनों के अंदर क्या पड़े हैं, फंक्शंस पड़े हैं, और ऐसे फंक्शंस पड़े हैं जो कुछ खास बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ऐसे फंक्शंस की जो तादाद होगी वो कम होगी, ठीक। तो फर्स्ट कह रहा है S1 की लिमिट x टेंडिंग टू 3 f of x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप मान लें
कि दो फंक्शंस हैं आपके पास f और g, ठीक है, अल्फा और बीटा वाला टेस्ट लगा लेते हैं। तो आप क्या शो करना चाहते हैं, अल्फा f प्लस बीटा g अगर ये आ जाए S1 के अंदर तो इसका मतलब क्या होगा, S1 इज अ सबस्पेस, ठीक है। S1 सबस्पेस होते ही अपने फील्ड के ऊपर, यानी जो भी एक फील्ड है ओवर आर दे रखा है, मतलब सबकी फील्ड आ रहा है, तो S1 ओवर आर एक वहां से वेक्टर स्पेस बन जाएगा सब स्पेस बनते ही, ठीक है। तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी जैसे ही करेंगे, यहाँ पे ये कर लो, लिमिट लगा लो, क्योंकि ये कब बिलोंग करेगा S1 से, जब वो इस खास कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो खास कंडीशन क्या है कि जो भी फंक्शन आप ले रहे हैं इस सेट S1 के अंदर से, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 3 पे 0 आनी चाहिए। तो फंक्शन हम क्या ले रहे हैं, अल्फा एफ प्लस बीटा जी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 3 पे कैसे निकलेगी, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 f ऑफ x प्लस बीटा लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 g ऑफ x। अब क्योंकि दोनों ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है प्लस gx वाली लिमिट भी ज़ीरो है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग्स टू S1। अब इस टेस्ट ने काम बहुत आसान कर दिया। यहाँ से हमें क्या पता चला, S1 इज अ सबस्पेस। आप लोगों को क्यों लगा कि S2 सबस्पेस नहीं फॉर्म करेगा, इसमें क्या कह रखा है, लिमिटिंग वैल्यू बनाएगी। वेक्टर एडिशन वाला टेस्ट लगा सकते हैं हम यहाँ पे S2 के अंदर। हाँ मैम, एक F है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा मैम, वेक्टर एडिशन वाला। कम में नाइन तो ये क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक भी ना करे तो हमारा काम बन जाएगा, तो हम सिर्फ एक के लिए शो कर लेते हैं। ये 1 आ रहा है और दूसरा कोई जी लिया हमने, उसके लिए भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे इनको, f प्लस जी की लिमिटिंग वैल्यू देखोगे x अप्रोचिंग टू 3, वो क्या आ जाएगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज जिस भी फंक्शन पे आपने लिमिटिंग वैल्यू लगाई थी, इस केस में वो ये फंक्शन था, वो बिलोंग नहीं कर रहा है S2 से, क्योंकि वो उस खास कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लिनियरिटी कंडीशंस पढ़ाई थी, अब अगर आप और कम मेहनत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले की चेक करेंगे, भाई 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब 0 इज लीनियर, तो यहाँ इसके चांसेस बन रहे हैं, इसको चाहे आप चेक भी कर लो, हो जाएगा। जहाँ भी इक्वालिटी 0 आ जाती है, इक्वल और 0, वो सब स्पेस फॉर्म कर ही देता है, किसी भी टाइप की कंडीशन दे रखी हो, ठीक है। सिंपल कंडीशन होगी तो हो ही जाएगा, बाकी कुछ अलग सा दे दे बात अलग है, तो वो डिपेंड भी करता है क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इक्वल टू 1 यानी दिस इज अ नॉन लीनियर कंडीशन, तो इस नॉन लीनियर कंडीशन की वजह से ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते ये भी बोला जा सकता है कि नॉट अ सब स्पेस। तीसरा कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे। अब एग्जिस्ट करने का मतलब कुछ भी फाइनाइट नंबर आए, जो मर्जी आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला कह रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी के लिए जब आप चेक करोगे लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, क्या आ जाएगा, अल्फा लिमिट जो भी f पे आएगी प्लस बीटा लिमिट जो भी z पे आएगी, ठीक है। ये भी एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फा इंटू दिस भी एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो बीटा इंटू दिस भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एग्जिस्ट करने का मतलब मैंने यहाँ पे चलो शॉर्टकट में लिख दिया, आप क्या कर सकते हो, ये मान के चलो किसी k के बराबर है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू k, और ये किसी m के बराबर लेके चलो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 g ऑफ x इज इक्वल टू सम m। एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, f और g एलिमेंट लिए w के, f मान लो किसी k के बराबर आ रहा है, g किसी m के बराबर आ रही है लिमिटिंग वैल्यू, तो अल्फा f प्लस बीटा g की लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आएगी, अल्फा k प्लस बीटा m। तो ये भी इसका मतलब क्या होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगी लिमिटिंग वैल्यू। अच्छा, एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट है, अजीज आपको कोई डाउट तो नहीं है, पूछ सकते हो आप। नहीं मैम। ठीक है, इसमें हाँ क्लियर। कौन सा सेट S1 S2 S3 आपस में कोई किसी का सबस्पेस बन रहा है क्या?
मतलब अगर मैं एक को चेक कर लूँ, दूसरा इसमें से कोई सबस्पेस बन जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। S1 is subspace of S3. लेकिन S2 भी तो बनेगा, सबसेट तो दोनों ही बन रहे हैं। S1 और S2 तो S3 के सबसेट बन रहे हैं ना। मैम सबसेट तो बन रहा है लेकिन सबस्पेस नहीं बनेगा। S1 बनेगा, S2 नहीं बनेगा। S1 बनेगा, S2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो S2 के पास एक खास एलिमेंट नहीं है। कौन सा होता है? जीरो एलिमेंट, यानी जीरो फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना। यहाँ पे सबसेट वाली कंडीशन तो हो गई, चलो S1 इज कंटेन्ड इन S3 और S2 भी कंटेन्ड इन S3 है। S1 और S2 आपस में कहीं से कोई रिलेशन नहीं है S1 और S2 में, लेकिन S1 और S2 दोनों ही S3 के सबसेट हैं। S3 बड़ा सेट है, लेकिन S1 और S2 एक सबस्पेस बन रहा है, दूसरा सबस्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा उसका भी लॉजिक है हमारे पास। ठीक है, तो अपना सबस्पेस टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपके यहाँ पे देखना चाहती थी कि आप कौन सा किसको सबसेट बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि सबस्पेस चेक करते टाइम आपको लिनियरिटी कंडीशन या ये वन स्टेप टेस्ट ये सब तो लगाना ही पड़ेगा ना। किसी भी S3 अगर सबस्पेस बन रहा है, अगर ये वेक्टर स्पेस बन रहा है और S1 इज कंटेन्ड इन S3, तो ज़रूरी थोड़ी S1 इसका सबस्पेस बने। ठीक है ना, S1 तो बन रहा है सबस्पेस, S2 नहीं बन रहा, नॉट अ सबस्पेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तीन चीज़ों की, इंटरसेक्शन, यूनियन और सम ऑफ टू सबस्पेसेस। सम ऑफ सबस्पेसेस, तो सबस्पेसेस के अंदर हम अब ये कंडीशन पढ़ते हैं। देखो इंटरसेक्शन में खास बात ये होती है कि अगर W1 और W2 दो सबस्पेस हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस। आप इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे कर सकते हैं? आप दो एलिमेंट्स लें, एक्स वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, और प्रूफ कैसे करेंगे? इजी वाले तरीके से। कौन से? वन स्टेप वे से। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इसी में बिलोंग कर जाए। ठीक है ना, एक्स वाई ले लिए इसके एलिमेंट, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हम चाहते हैं इसी के अंदर बिलोंग कर जाए, तो क्या होगा? अब यहां से देखो, x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 लिख लो, y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, यहाँ से चलो काम बढ़ गया। x बिलोंग्स टू W1 एंड x बिलोंग्स टू W2, सिर्फ इतना ही देख लो। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ ना, x बिलोंग्स टू W1 एंड y बिलोंग्स टू W1। ठीक है, दूसरी लाइन में ऐसे लिख लो, x बिलोंग्स टू W2 एंड y बिलोंग्स टू W2। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलेगा? x और y W1 के दो एलिमेंट हैं और W1 सबस्पेस है, तो इसका मतलब अल्फा x प्लस बीटा y नाम का कोई एलिमेंट W1 के अंदर होगा। सिमिलरली अल्फा x प्लस बीटा y W2 के अंदर भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो फील्ड से आ रहे हैं ना, फील्ड के लिए आप कोई भी ले सकते हो, अल्फा और बीटा यहाँ पे सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये W1 में भी आ गया और W2 में भी आ गया तो इनकी इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा इजीली। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस होगा। बहुत इजी सा प्रूफ था। तो W1 इंटरसेक्शन W2 तो सबस्पेस होगा। यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस इज ऑल्सो अ सबस्पेस। बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं आप, जितने मर्जी नंबर ऑफ सबस्पेस ले लो। ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? सबस्पेस फॉर्म करेगी।
क्लियर है सबको? क्लियर है तो यूनियन की कहानी देखते हैं। क्या यूनियन ऑफ टू सबस्पेस फॉर्म करेगी? W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस। इंटरसेक्शन में तो फॉर्म कर रही थी। बताओ। मैम क्या बोला? यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस क्या सबस्पेस फॉर्म करेगी? किसी को पहले से पता हो तो बताए, नहीं तो फिर हम देखते हैं करेगी कि नहीं करेगी। मैम ऑलवेज नॉट। नॉट ऑलवेज। कोई एग्जांपल है कि कोई मतलब ऐसा एग्जांपल जो W1 और यूनियन W2 करें वो सबस्पेस ना फॉर्म कर रहा हो? देखो ये सबस्पेस बनेगी तो कब बनेगी? इफ एंड ओनली इफ तभी बनेगी जब W1 या तो W2 में कंटेंट हो जाए, अपर का सबसेट होता है। हाँ, या W2 W1 में कंटेंट हो जाए, मतलब या तो W1 W2 का सबसेट हो जाए या W2 W1 का सबसेट हो जाए। तो इन केसेस में क्या होता है, अगर W1 W2 का सबसेट होगा तो W1 यूनियन W2 क्या बन जाएगा? W2 ही बन जाता है। और इस केस में W1 यूनियन W2 क्या बन जाता है? W1 ही बन जाता है। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी सबस्पेस दे ही रखे थे, तो इसलिए ये भी सबस्पेस हो जाएंगे। कहने का मतलब यूनियन में बस यही एक्सेप्शन है कि यूनियन ए मतलब एक सबस्पेस दूसरे में कंटेन्ड हो जाए, एक सेट दूसरे में। ठीक है, तो कंटेन्ड होने से वही वापस हमें मिल जाएंगे, या तो W1 वापस मिल जाएगा या W2 वापस मिल जाएगा, तो वो दोनों तो सबस्पेस होते ही हैं। तो ऐसे अगर कोई सेट हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो सबस्पेस फॉर्म नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा सबस्पेस लो, एक सबस्पेस है W1 नाम देते हैं, ये x00 टाइप के टपल्स पड़े हैं इसमें, ये दोनों 0 0 हैं पोजीशन पे, और x दिस इज अ सबस्पेस ओवर R। ठीक है, R³ का सबस्पेस है, W2 भी R³ का सबस्पेस लेते हैं, 0 y 0। ठीक है, जब आप इनकी यूनियन करोगे, अब ध्यान से देखना, W1 यूनियन W2, एक एलिमेंट लो W1 यूनियन W2 से, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। एक मिनट, दो एलिमेंट लेते हैं। एक ले लो, एक मिनट, हाँ, एक एलिमेंट किस टाइप का ले लो, एक x1 ले लेते हैं और एक से x2 ले लेते हैं। x1 किस टाइप का होगा? x00 टाइप का होगा। x2 किस टाइप का होगा? 0x-0 टाइप का होगा। ठीक है, x1 किस से बिलोंग कर रहा है? W1 से। x2 किस से बिलोंग कर रहा है? W2 से। हम क्या शो करना चाहते हैं, मतलब हम अगर इसको सबस्पेस प्रूव करना चाहते हैं तो क्या होगा, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 ये W1 यूनियन W2 में आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 आ क्या रहा है। देखो, जब अल्फा x1 प्लस बीटा x2 करेंगे तो क्या वो ये नहीं बन जाएगा, अल्फा x और बीटा x डैश कॉमा 0, क्या ये नहीं बन जाएगा? ठीक है, अब ये क्या W1 यूनियन W2 से बिलोंग कर रहा है? W1 यूनियन W2 से ये एलिमेंट कब बिलोंग करेगा? जब या तो ये W1 में हो या ये W2 में हो। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, ना तो ये W1 में है ना ये W2 में है। ठीक है, तो उनकी यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। W1 और W2 में क्यों नहीं है? क्योंकि W1 कहता है कि बाकी दोनों पोजीशंस पे 0 हो, मतलब इन दोनों पोजीशंस पे 0 हो, जो कि नहीं है। ठीक है, तो W1 में नहीं आया, क्योंकि बीटा x डैश हमेशा 0 नहीं होगा, बीटा x डैश ट्रिवियली 0 होना चाहिए। ठीक है, और W2 कहता है कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 0 आना चाहिए, पर फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ रहा, तो इस वजह से ना तो ये W1 में है ना ये W2 में है, तो ना ही ये यूनियन में आया।
तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 इस केस में क्या आया, सब स्पेस नहीं आया। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन दूं, बताओ जल्दी। हाँ मैम। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाओ जैम प्रीवियस ईयर। इसमें से आपको ये बताना है कौन से सबस्पेस फॉर्म करते हैं, सबस्पेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर। ठीक है, 2014 में आया था ये क्वेश्चन। x plus 2y is equal to 0, 2x plus 3z is equal to 0। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि यहाँ पे सब सेम है, बताओ। जिसका हो जाए टाइप कर दे। कल हम फिर लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैन वगैरह पढ़ेंगे। क्या बात है, मुश्किल क्वेश्चन है क्या? एक हिंट दीजिए मैम। जो लिखा है वो स्टेटमेंट तो क्लियर है ना, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है उसमें? हिंट मैं देती हूँ, आप इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस यूज कर सकते हो। इंटरसेक्शन कहाँ है, समझ में आ रही है? चारों इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है। या ना भी करो इंटरसेक्शन तो भी हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं इंटरसेक्शन से करना। सब स्पेस के लिए जितना बताया गया उतना चेक कर लो, बस सिंपल सी बात है। वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कर लो या ये वाला कर लो, वन स्टेप टेस्ट।
पहला बनेगा। अच्छा कोई नई चीज नहीं है इस क्वेश्चन में, आप सब कुछ कर चुके हो पहले ही। ठीक है, और किसी का हुआ? नहीं मैम, थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो ये इस टाइप के सबस्पेस क्या होते हैं, आर क्यूब के सबस्पेस हैं। आर क्यूब तो वेक्टर स्पेस बनता है, आर क्यूब ओवर आर, ठीक है। उसके सबस्पेस दिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा दी, तो अब पूछा गया है कि ये जो सबसेट हैं आर क्यूब के, ये सबस्पेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लिनियरिटी, सिर्फ अगर लिनियरिटी का यूज किया जाए तो पहला देखो ध्यान से, देखते ही अगर पता करना है कि ये सबस्पेस हैं कि नहीं, तो आप लिनियरिटी वाले तरीके से भी देख सकते हो। पहला जो कंडीशन है ये लिनियरिटी में है कंडीशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये हम अच्छे से चेक भी कर लेंगे। दूसरी क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। इक्वालिटी है और 0 है, तो लीनियर कंडीशन है, तो ये बनेगा, ठीक है। वैसे वन मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, क्वेश्चन था, तो फर्स्ट होता ही, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं सिंगल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 3 उधर जाके क्या बनेगा, इज इक्वल टू 3 बनेगा, ठीक है। और z इज इक्वल टू 0, चलो ये तो लीनियर कंडीशन है, लेकिन ये वाली लीनियरिटी की कंडीशन नहीं, क्योंकि इक्वल टू क्या है 3, सो दिस इज नॉन लीनियर। ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, x भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x y z पड़े हैं, और x भी नॉन नेगेटिव हो और y भी नॉन नेगेटिव हो। अब इसको तो सिंपल सा सिंपल देख लो, पहली बात तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, तो ये नॉन लीनियर कंडीशन है, ठीक है। नॉन लीनियर देखते टाइम आपको ये नहीं कि आंखें बंद कर लेनी होती हैं। हाँ बोलो बोलो। मैम अगर कोई आर क्यूब का मतलब 3 नंबर जो सेट दिया है उस सेट का कोई एलिमेंट लिया जाए और फील्ड का कोई नेगेटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मैम ये कंडीशन तो होल्ड नहीं करेगा, नहीं करेगा, मतलब सही बात। मल्टीप्लिकेशन वाली जो कंडीशन है ये वाला तो बहुत इजी था, वो होल्ड नहीं स्केलर करेगा। मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड नहीं कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड नहीं कर रहा था। -1 से मल्टीप्लाई करते, अगर 1 1 1 लेते, वो इसके अंदर आता, इसको -1 या -2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, -1 -1 -1, ठीक है। अब क्या ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा था, नहीं कर रहा था, डज नॉट बिलोंग, तो इसकी वजह से ये भी एक सबस्पेस नहीं बना, ठीक है। अभी उस फर्स्ट और सेकंड को भी देखेंगे,
तीसरा चौथा देखो, चौथा भी बहुत सिंपल है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख लो ना, x इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है पहला वाला 1 होना चाहिए और दूसरी पोजीशन पे 0 और तीसरी पोजीशन में जो मर्जी, ठीक है। इसके दो एलिमेंट्स लेके ऐड कर दो, या इतना ही कर लो, बस किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना। तो इसमें वेक्टर एडिशन होल्ड करेगी ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 5 0 5 z1। अब यहाँ पे 5 हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, इसकी वजह से ये नहीं आएगा फोर्थ वाले में, डज नॉट बिलोंग। क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सबस्पेस। तो ऐसे देखना था थोड़ा, आप इक्वालिटी के इधर उधर नहीं ले गए, कंफ्यूज हो गए होगे, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी कर लिया करो क्वेश्चन में, कई बार हेल्प मिल जाती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड देखो। फर्स्ट और सेकंड को जब आप चेक करोगे, फर्स्ट और सेकंड को कैसे चेक कर सकते हो, देखो एक काम करना, मैं आपको प्रूफ का तरीका बता देती हूँ। एक एलिमेंट लेना x1 y1 z1, एक एलिमेंट लेना x2 y2 और z2, ठीक है। ये दो एलिमेंट आपने लिए, ये दोनों एलिमेंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ध्यान से देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यानी x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए x2 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई होगा। एक और कंडीशन साथ में दे रखे 2x प्लस 3y, तो 2x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 0, 2x2 प्लस 3y2 इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगी और ये कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ऐड मैं इसमें ये प्रेफर करूंगी तो कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग अलग चेक कर लेना। तो वेक्टर एडिशन जब आप चेक करोगे तो क्या होगा, एलिमेंट बनेगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, वो चेक कर लेना, मैं ये वाला बता देती हूँ। तो जब ये एलिमेंट बनेगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2, अब ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, इस टाइप की दो कंडीशंस। क्या कह रही है पहली वाली कंडीशन, पहला एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू 0, यानी पहला एलिमेंट इस केस में क्या है वो x1 प्लस x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए होल्ड, वैसे ये मैं होल्ड करा के दिखा देती हूँ। देखो x1 प्लस 2y1, इसको ऐसे लिख दिया एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी की हेल्प से, और प्लस मैम ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैम। ये मैंने एक और बात सोचा है इसके बारे में, मैं बताऊँ मैम? हाँ बताओ। ये दोनों मैम जीरो एक प्लस बार जीरो आ जाएगा। हाँ। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए मैम। हाँ, तो एक में जो बोला है तो दोनों जो कंडीशंस दिया है वो सेटिस्फाई करना है। तो मैम अगर वो दोनों कंडीशंस को मैं मैम वो सॉल्व करूँ तो इसका देता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। ये कंडीशन से क्या मिल रहा है आपको, x और y 0 दोनों मिल रहे हैं? हाँ मैम। मैम कौन सी कंडीशन में? फर्स्ट वाली में ना, ये जो दो कंडीशंस है, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट के जो दो कंडीशंस है, अगर वो दो कंडीशंस की मैम कौन से, वो जो आपने इंटरसेक्शन लिया है वो कंडीशन का इंटरसेक्शन है। इस बात को जो आप कह रहे हो ये डायमेंशन बेसिस करोगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कंडीशन की इंटरसेक्शन या सबस्पेस की इंटरसेक्शन। हाँ मैम। इन कंडीशंस में कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने ये शो कर दिया कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ऐसे ही दो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों को इकट्ठे सेटिस्फाई करें। एक सेकेंड, तो मैम ये कह सकता हूँ कि जो इसका जो एलिमेंट होगा वो 0 0 z वाला कुछ बनेगा। हाँ हाँ ठीक है बोल सकते। क्यों बनेगा वो डायमेंशन जब आप करोगे ना तो ऐसे देखोगे इसकी डायमेंशन 3 है, इसकी डायमेंशन 1 है, इसकी डायमेंशन 1 है, 3 में से 2 गया, मतलब 3 में से 1 + 1 निकालोगे तो 1 डायमेंशन का बचेगा। ठीक है, वैसे कर सकते हैं। जब आप बेसिस डायमेंशन पढ़ लोगे तो और फटाक से कर लोगे वैसी चीज़। ठीक है।
बाकी आपको हिंट कहाँ से लगना चाहिए, देखना चाहिए कि x + 2y = 0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लीनियर कंडीशन है, ये भी अच्छी लीनियर कंडीशन है। अभी आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, आप शुरुआत कर रहे हो लीनियर की, तो प्रूफ करके देखो हर चीज़ का, जैसे यहाँ पे हमने प्रूफ किया, ये कंप्लीट प्रूफ है। ये इसका आंसर क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है, ठीक है, और हम 0 ही चाहते थे। ये कंडीशन जो है कम्प्लीटली होल्ड कर गई। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी होल्ड कर जाएगी। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है या प्रूफ करवाना है कोई तो बताओ। कर लोगे अब या करवाऊं? मैम टाइम करके देख लेंगे एक बार। हाँ, करना ट्राई, और ज़रूर करना, क्योंकि प्रूफ भी पता होने चाहिए थोड़े बड़े बहुत। जब प्रूफ करने का टाइम है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि किसी तरीके से नहीं हो रहे, तो प्रूफ करके देखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में ट्रिक लग जाए ये भी ज़रूरी नहीं होता। और ये जो सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है 2x + 3y + 4z = 3, ठीक है। जब आप ऐसे दो एलिमेंट्स को ऐड करोगे जो 3 3 दे रहा है दोनों पोजीशंस पे, यानी एक होगा 2x1 + 3y1 + 4z1 = 3, ठीक है। दूसरे के लिए क्या सेटिस्फाई हो रहा होगा, सेम तरीके से +4z2 = 3, ठीक है। तो जब आप इस एलिमेंट के लिए चेक करोगे x1 + x2, y1 + y2, z1 + z2, तो इसके लिए आप जब चेक करोगे तो क्या चेक करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 + x2 + 3 टाइम्स ऑफ y1 + y2 + 4 टाइम्स ऑफ z1 + z2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 3 करके 6 आ जाएगा। अब 6 इज नॉट इक्वल टू 3 ना, ये 3 के बराबर आना चाहिए था, पर ये 6 आ गया। तो इसका मतलब ये आपके सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। जो सेकंड पार्ट में दे रखा है वो तो कह रहा है 3 आना चाहिए, पर वेक्टर एडिशन इसमें होल्ड ही नहीं की, तो इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन होल्ड क्यों नहीं करती जब नॉन जीरो एलिमेंट होता है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि नॉन जीरो होता है तो 3 + 3 करने की नौबत आ जाती है, फिर वो 6 हो जाता है, इससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जीरो जब होता है तो उसको चाहे स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही आएगा, चाहे 0 + 0 कर लो, जीरो ही आएगा। तो जीरो के लिए कंडीशंस इजीली होल्ड कर जाती हैं, ठीक है। क्लियर है? मैम सेकंड वाला एक बार बता दीजिए। सेकंड वाला ही बता रही थी मैं, ये = 3 वाला। हाँ मैम, हाँ मैम, समझ ये एक में नहीं आया मैम। x1 y1 z1 एक एलिमेंट लिया, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, ये जो नीचे लिखी है। x2 y2 और z2 एक एलिमेंट लिया, जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, ठीक है। अब आपको इनके एडिशन से क्या एलिमेंट मिलेगा, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, x1 + x2 y1 + y2 z1 + z2, ये एलिमेंट मिलेगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या होल्ड होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला x1 + x2 + 3 टाइम्स ऑफ दूसरा वाला + 4 टाइम्स ऑफ तीसरा वाला, ये 3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, और इसको पूरी तरह रब कर दो। हाँ मैम, इस बार समझ गया मैम, हो गया मैम। सबको समझ में आ तो गया? हाँ मैम, वो दो अलग कर दूंगा तो 3 + 3 6 हो जाए, 6 हो जाएगा। ये जब अलग अलग होंगे तो 2x1 + 3y1 + 4z1, ठीक है। 2x2 + 3y2 + 4z2 ये आएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, 3 + 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो इस वजह से बिलोंग नहीं करेगी, वेक्टर एडिशन उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तब तक मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ट्रू और फॉल्स। सोचो इस बारे में। अगर आपको आंसर कुछ लग भी रहा है तो भी झटाक से नहीं बोलना है, ठीक है, सोचना है। आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो भी मतलब एकदम से आंसर मत बोलना, सोचना, क्योंकि आप गलत सोच रहे होगे, चांसेस हैं,
ठीक है, तब तक मैं लिखती हूँ। तीसरा पार्ट था ना सम ऑफ सब स्पेसेस, अब उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया, सम क्या होता है इसके बारे में लिखती हूँ मैं। सोच लिया सबने या सोचने के लिए वक्त चाहिए? ज्यादा वक्त चाहिए तो होमवर्क ले लो। ए वाला तो मैम जो आपने दिया ट्रू और फॉल्स, वही वाला। मैम हाफ सेट ही तो नहीं होगा तो हाफ स्पेस कैसे होगा? मैम फॉल्स होगा। R2 का जो एलिमेंट है वो तो A, B दो टपल जैसे होता है, और R3 का जो होता है तो A1, A2, A3 जैसे हाँ इस तरह होता है। तो मैम उसको मैं साफ सेट ही तो नहीं कह सकता हूँ ना, साफ स्पेस तो उसके दूर की बात। सब लोग सहमत एलिमेंट्स में अजीज, दीपांजलि, एलिमेंट आपको भी यही लग रहा है मेनक? हाँ मैम ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स ही है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स R2 is not a subset of R3, क्योंकि इसके एलिमेंट्स कभी भी इसके एलिमेंट्स में कंटेन नहीं हो सकते। दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ 3 डायमेंशन, ठीक है। और क्या कह रही थी मैं? सबस्पेस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि वो सबसेट बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो R2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ R3, इसीलिए ये सबस्पेस ऑफ R3 भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे इतना लिख दिया जाता तो आप क्या बोलते? हाँ मैम ये तो ट्रू है। अब तो ट्रू ही हो जाता है। आर स्क्वायर तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है लेकिन सब स्पेस नहीं है R3 का, ठीक है। तो इन जनरल कोई भी आर स्क्वायर का सबसेट नहीं है, R³ R4 का सबसेट नहीं है, ठीक है। R⁴ R⁵ का सबसेट नहीं है। इस तरीके से कोई भी किसी का सबसेट नहीं होता तो सब स्पेस भी नहीं है, ठीक है। सम ऑफ सब स्पेसेस देखो क्या होता है। अगर W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं तो उनका सम किस तरीके से डिफाइंड है? एक एलिमेंट W1 से उठाया, एक W2 से उठाया और उनका सम करके लिख दिया, ठीक है। उनका सम करके लिख दिया। अब आपका होमवर्क ये है, कल डिस्कशन होगा इसका, आप अपनी तरफ से ट्राई करना। बिल्कुल प्रूफ ऐसे ही है जैसे इंटरसेक्शन में किया था हमने, इजी सा प्रूफ है। प्रूफ दैट W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस ऑफ W। सॉरी सबस्पेस कहाँ से होगा? W1 प्लस W2 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर जो भी फील्ड आपको दे रखी होगी, W1 और W2 की जो भी फील्ड होगी, मान लो क्या मैम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। W1 और W2 मैम W1 एंड W2 और सबस्पेस किसके सबस्पेस है? हाँ मैम सबस्पेस ऑफ V, मैं लिखना भूल गई थी,
ठीक है, W1 और W2 सब स्पेस हैं VF के, तो W1 प्लस W2 भी एक वेक्टर स्पेस है सब स्पेस का। और इन मोर जनरली आप ये लिख दो कि आपको ये प्रूव करना है इज अ सब स्पेस W1 W2 भी एक सबस्पेस बनेगा V का। स्पेस ऑफ VF। क्या W1 प्लस W2 VF का सब स्पेस आएगा, इसको आपको शो करना है। ठीक है, ये होमवर्क है, ये करके लाना। बाकी असाइनमेंट दे दूंगी मैं कल सुबह तक, उसको भी करते रहना। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे, देखें आपने कितना पढ़ा है अब तक। बढ़े आगे या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ मैम। देखते जाओ और बताते जाओ। ठीक है, इनमें से कौन से सबस्पेस बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ set of all functions from R to R। ठीक है, फील्ड इनकी R ही दे रखी है, ओवर द फील्ड R। फर्स्ट है आंसर चैट में लिख देना एक बार इकट्ठे करके सारे। चलो बस इतना ही है। मैम आगे तीसरा वाला ऑप्शन क्या लिखा है वो नहीं पढ़ पाया। तीसरा वाला ऑप्शन आप लोग अनम्यूट करके बता देना। ठीक है, टाइप मत करना। कौन सा तीसरा, ये वाला, ये रोमन में जो लिखा है? अच्छा ये हाँ 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 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या मैम तो आंसर बताऊं? एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बाद बताना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 और -1। या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए या -1 हो जाए, इसका मतलब ये है। मतलब ये पॉलिनोमियल्स का सेट ले लो आप, तब ये बात जस्टिफाई होगी ना। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ले लो ऊपर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का सेट R2R में कितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करती हैं। तो नीचे वाला बताओ ऑप्शंस, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं fx।
मैम इसमें सेकंड वाला फॉर्म करेगा और फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ नहीं करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ। हाँ मैम, यही मेरा आंसर है। अच्छा, दूसरे का बताना। हाँ मैम, मेरा भी यही है। कुछ तो अलग सोचो, सब एक जैसे सेकंड। क्यों सोच रहे हो? मजा नहीं आएगा और ऐसे। इसमें ए और बी दोनों ही नहीं होंगे। इसमें और भी दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। बाकियों के आंसर देख मैं, लो। हाँ मैम, थोड़ा और डीप में जाओ, जो दिख रहा है वो सोचो। मैम इसमें ए नहीं बनेगा लेकिन बी बनेगा मैम। बी बनेगा? समझ में आ गया क्यों बनेगा? यस हाँ मैम, मैम, बी बन जाएगा, स्क्वायर ऐसे ही। बी है क्या? अच्छा, अगर मैं बी को लिखना चाहूँ एज अ सब स्पेस, वो है क्या? उसकी शक्ल कैसी है? आप बी को लिख भी सकते हो, मतलब एज अ वेक्टर स्पेस वो कैसा दिखता है? क्या ये कोई सबसेट है आर क्यूब का, या खुद आर क्यूब है? कंटेन्ड इन आर क्यूब प्रॉपरली और इक्वल टू आर क्यूब? बी पार्ट मैम ये पूरा आर क्यूब है, क्योंकि ए पूरा आर स्क्वायर क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही, क्योंकि इक्वल टू स्क्वायर जीरो है। ही होता है ना। हाँ, ये यूनिवर्सल कंडीशन है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लिनियरिटी वाली कंडीशन, तो अगर हम वही देखते रह जाते इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, तो बी को हमने पहले क्या बोल दिया था इनइक्वालिटी देख के, कि ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। पर ये तो निकल के आ गया पूरा आर क्यूब, यानी ये तो खुद ही पूरा वेक्टर स्पेस फॉर्म कर गया, पूरा वेक्टर स्पेस ही बन गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशन किस अकॉर्डिंग दे रखी है, ठीक है। अब यही लेस देन इक्वल टू जीरो दे रखा होता तो ये कौन सा बनता बताओ? अच्छी बात है, मेरे दिमाग में आ गई ये बात आपसे पूछनी। अगर ये दे रखा होता सी पार्ट में बोलती हूँ, तो ये क्या बनता? ए बी सी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। तब ये क्या बनता? मैम ये लेस देन इक्वल टू जीरो कैसे हो सकता है जब स्क्वायर लग रहा है तो? हाँ मैम, ये तो 0 0 0 होगा मैम, वो तो मैम ट्रिवियल हाँ, सबस्पेस हो जीरो जीरो जाएगा। जीरो हाँ, ट्रिवियल सबसे सब। कम है करेगा ना, वो नल होगा। कुछ तो है ना। फाई थोड़ी हाँ, है, जीरो सबस्पेस जीरो को जीरो है फॉर्म ना। करेगा। सबसे छोटा सबस्पेस यही होता है, जीरो सबस्पेस। तो ये जीरो सबस्पेस बन रहा है, ठीक है, आर क्यूब का। तो ये आपने कह दिया कि ये ट्रू कैसे होगा? ये तो ट्रू होगा, 0 0 0 के लिए ट्रू होगा। अगर मैं ये बोल दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन जीरो, ए कोमा बी कोमा सी, अब ये क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे इसको? ये फाई हो जाएगा। ये फाई है, और फाई कभी नॉन एम्प्टी नहीं है। फाई नॉन एम्प्टी नहीं, मतलब फाई जो होता है एम्प्टी सेट, वो कभी सब स्पेस फॉर्म नहीं करता, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता, क्योंकि वेक्टर स्पेस में कम से कम जीरो वेक्टर तो हमेशा ही होता है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो इसको नॉट अ वेक्टर स्पेस लिख सकते हैं। वेक्टर स्पेस जो चेक किया जाता है वो नॉन एम्प्टी सेट्स पे ही किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। मैम देख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए डिफाइन है। नॉन एम्प्टी सेट के लिए डिफाइंड है, और अगर वेक्टर स्पेस फॉर्म होता है तो उसमें कम से कम जीरो एलिमेंट तो जरूर आता है, ठीक है। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डिफाइंड ही नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, पर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या बन रही है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन जरूर घुमाया जाता है। जो बी पार्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन इजीली घुमा के आपको दिया जाएगा और आप फंस जाएंगे और आप कह देंगे इन वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में उनके लिए आपको फंसाना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको फंसना नहीं होता, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बताओ फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा है? फर्स्ट पार्ट नॉट अ वेक्टर स्पेस,
यूनियन है टू। हाँ मैम, फास्ट मैम वो जो यूनियन वाला थ्योरम है वो लगाया मैंने, जो एक दूसरे के नहीं वेक्टर स्पेस है और यूनियन भी नहीं बनेगा। यूनियन वाली थ्योरम आप लगा सकते हैं, पहले तो चलो फर्स्ट को हटाओ, पहले सेकंड थर्ड फोर्थ डिस्कस करते हैं। सेकंड कह रहा है इंटरसेक्शन वाली थ्योरम आप यहाँ लगा सकते हैं, किसी ने लगाई है? F1 इक्वल टू 0 एक सबस्पेस बनेगा, F3 इक्वल टू 0 एक सबस्पेस बनेगा, दोनों के इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस बन जाएगी बाय इंटरसेक्शन, आप जानते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन तो आप कितनी ले लो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लो, सबस्पेस बनी जाती है, तो 2 इज अ सबस्पेस। उधर A नहीं था और B था, ठीक है, A और B डिस्कस हो चुके हैं। थर्ड पार्ट इधर क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 और -1। इसके लिए आपने क्या किया, कोई काउंटर लिया होगा, कुछ लिया होगा जिससे आपको लग रहा होगा नहीं बनेगा। पाँच से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखी है, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट 5x स्क्वायर प्लस 10, यानी कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 5। ठीक है, तो नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है ना, नॉट अ सबस्पेस। और देखो अगर यहाँ पे यूनियन की तरह देखना चाहते हो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक सबस्पेस बनता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 दूसरा बनता। अब मतलब सॉरी, सबस्पेस नहीं बनता, सबसेट तो बनते, सबस्पेस दोनों ही नहीं बन रहे होते। समझ रहे हो ये बात? हाँ ना करो कुछ, उसके हिसाब से मैं प्रोसीड करूँ ना, मुझे चाहिए होता है समझ हाँ में आई मैम, कि नहीं चाहिए। और मतलब तो यूनियन होता है ना मैम? और मतलब हाँ यूनियन होता है, कॉमा मतलब एंड होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो कॉमा और एंड जहाँ दिखे वहाँ पे इंटरसेक्शन। ठीक है, और जहाँ पे दिखे वहाँ पे यूनियन। लेकिन ये दो ऐसे सेट्स की यूनियन है जो सबस्पेस फॉर्म नहीं करे, दोनों ही सबस्पेस नहीं है, तो यहाँ पे थ्योरम वगैरह कुछ मत लगाओ। ठीक है, तो थर्ड में यहाँ पे थ्योरम व्योरम कुछ नहीं लग रही, तो अपना दिमाग लगाओ। फोर्थ कह रहा है कि F1 इज इक्वल टू 0 या F1 इज इक्वल टू 1। अब इसमें से क्या दोनों सबस्पेस फॉर्म कर रहे हैं, कोई एक फॉर्म कर रहा है? एक फॉर्म कर रहा है मैम, ये वाला F1 फॉर्म इक्वल कर टू रहा है, 0। ये वाला फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म नहीं कर रहा तो इस वजह से क्या होगा? अच्छा, इसका कोई आप एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं मुझे कि ये फॉर्म नहीं कर रहा? इसका आंसर है नो, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो कोई एग्जाम्पल बताओ जिसकी वजह से ये मेरी बात सच हो जाए कि दिस इज नॉट अ सबस्पेस। Suppose F1 and F2 belongs this set. F11 is equal to 1 and F21 is 1. हम दोनों ही वैल्यू ले रहे हैं, दोनों ही कैसे ले रहा है? 1 is equal to 1. समझी नहीं मैं बात। हम ले भी तो F1 इस सेट में है, मतलब मैम मैंने सपोज किया कि F1 और F2 बिलोंग्स टू 4, तो मैम अब दोनों में से एक वैल्यू तो लेगा मैम, अगर एक भी वैल्यू लिया तो मैम इस सेट में रहेगा। तो मैम मैंने ये सपोज किया कि F1 भी 1 वैल्यू ले रहा है और F2 भी 1 वैल्यू ले रहा है, ये तो हो भी सकता है मैम। अगर F11 is equal to 1 and F21 is equal to 1, then F1 F2 दोनों ही सेट में रहेगा। F11 is equal to लेकिन मैम F1 प्लस F2, अच्छा अगर ऐसा केस हो गया F11 हाँ मैम, तो मैम F1 और F2 दोनों ही F21 is equal to 1, तो इनकी एडिशन आएगी सेट में? नो मैम, मैम मैंने जो कहा उसमें से F1 F2 दोनों ही तो सेट में है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ मैम गई, आपने ये वाला गलत केस लिया निकालने के लिए एक तो काउंटर काफी है, ठीक है, आप एक पॉलिनोमियल भी मान मतलब सकते हो थे भी तो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ गई, ठीक है। हाँ मैम, अगर हम लेते एक पॉलिनोमियल
एफ को नाम देते x माइनस 1, जी दूसरी ले लेते x माइनस 0, f1 इज इक्वल टू 1, जी को क्या दें 1 पे 1 और 1 पे 0, जी लें। अगर आप इसको ऐड करके देखें तो क्या बनेगा f प्लस जी। देखो f क्या है, f1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये क्या है पॉलिनोमियल f1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज f बिलोंग्स टू फोर्थ, ठीक है। ये वाली कह रही है कि f1 इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस बिलोंग्स टू फोर्थ। अब इन दोनों का सम किया जाए, सॉरी जी आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का सम जब आप करेंगे f प्लस जी तो क्या आएगा x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स, सम क्या निकल के आएगा 1। ये तो 1 हो रहा है ना, कुछ और एग्जांपल सोचो। वन पे 1 हो रहा है मैम 2 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, ये दोनों हो सकते हैं। 2 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स ले लिया, एक 1 माइनस एक्स ले लिया f को, और g को 2 माइनस एक्स ले लिया। f प्लस जी जब आप करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक ये 1 पे 0 दे रहा है, दूसरा 1 पे 1 दे रहा है। f प्लस जी जब हम करेंगे तो 1 प्लस 2 3 माइनस 2x, ना तो ये 1 पे 0 दे रहा है, ठीक है, ना ये 0 पे, कंडीशन क्या है f1 इज 0 और f1 इज 1। अच्छा 1 पे ना तो ये 0 दे रहा है ना 1 दे रहा है, 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नहीं 1 पे तो 1 ही आ रही है, ये वाला भी नहीं काम किया, x माइनस 2 और x माइनस 1 ये ले लें। अगर एक्स कहाँ है आपका, एक्स तो कट जाएगा ना, तो सॉरी मैम एक्स माइनस, हाँ ठीक है, आप इतना भी शो कर सकते हैं ना, f माइनस जी के लिए भी शो कर सकते हैं ना, लेकिन f माइनस जी 1 माइनस 2 1 माइनस 2, ठीक है ये आ जाएगा। f माइनस जी भी तो बिलोंग करवा सकते हो ना, g को या तो आप ये ले लो, फिर आपकी मर्जी है, फिर वो तो g को आप ये ले लो x माइनस 2, तब क्या हो जाएगा मैम 2 माइनस एक्स लीजिए और एक एक्स लीजिए तो हो जाएगा, देखेंगे दोनों सेटिस्फाई करेंगे, 2 माइनस एक्स और x, एक f हाँ ये मैम, है g ये है, f1 इज 1 और g1 इज ऑल्सो 1, ठीक है। f प्लस जी क्या बनेगा 2 बन जाएगा मैम, 2 1 g1 इज 1 लिख लो यहाँ पे, अच्छा है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे मिल सकते हैं, वो कई बार सेटिस्फाई करने वाले भी मिल जाते हैं। तो f प्लस जी ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 0। तो इस वजह से दो वेक्टर तो हैं हमारे पास इसके अंदर, लेकिन उनका सम नहीं बिलोंग किया, तो ये सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट पे वापस आते हैं, फर्स्ट आप लोग कह रहे हो कि नहीं बनेगा मैम मैनक ने क्या लॉजिक दिया था फोर्थ क्वेश्चन के लिए, फोर्थ ऑप्शन के लिए, मैनक ने ये लॉजिक दिया था कि f1 इज इक्वल टू 0, वो मान के ये चला लेट fg बिलोंग्स टू दिस फोर्थ, और f1 इज इक्वल टू 1 ले लिया और g1 इज इक्वल टू 1 ले लिया। ये भी एक केस बन सकता है, ठीक है ना। केस अगर आपको लेने हैं तो सारे केस बन सकते हैं कि f वाला भी 1 पे 1 दे और g वाला भी 1 पे 1 दे, तो हर एक केस के लिए होल्ड करना चाहिए अगर होल्ड कर रहा है तो। पर यहाँ पे जब हम f प्लस जी ऑफ 1 देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, क्योंकि पॉलिनोमियल है, f ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1, ना ही कुछ भी नहीं आ रहा। वो तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल सोचा था वो इन जनरल सोच लिया, हाँ एक तरीका वो हो गया सोचने का, ठीक है। डाउट आपको यहीं से हो जाना चाहिए, ये दे रखा है ना f1 इज इक्वल टू 1, मतलब कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। f1 इक्वल टू 0 तक तो ठीक था और बीच में और भी लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको डाउट होना चाहिए, फिर आपको लगना चाहिए कि नहीं हो सकता शायद ये सब स्पेस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखो ध्यान से,
फर्स्ट ऑप्शन में मतलब नहीं आना चाहिए, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। आप इस अगर यूनियन को निकालना चाहे तो ये यूनियन क्या बनेगी, एक बार निकाल के बताना। कोई यूनियन फाइंड आउट कर सकता है तो बताए। मैम मैम यूनियन नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैम पहला वाला जो सेट है ना मैम, वही वेक्टर स्पेस नहीं हो रहा है, मतलब सब स्पेस नहीं हो रहा है। तो मैम यूनियन भी सब स्पेस नहीं है, क्योंकि वहाँ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्यों होता है, किसके लिए होता है? एक मिनट रुको। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन तब होता है जब W1 भी सब स्पेस हो। आप गलत समझ रहे हो चीज़ों। W1 भी सब स्पेस हो, W2 भी सब दोनों स्पेस एक हो, दूसरे को इनिशियलाइज करें। इनकी यूनियन, हाँ W1 और W2 दोनों सब स्पेस अगर गिवन है तो W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 कंटेन्ड इन W2 और W2 कंटेन्ड इन W1। W1 और W2 दोनों का सब स्पेस होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ अलग ही है, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पे ना तो ये वाला सब स्पेस है ना ये वाला सब स्पेस है, समझ रहे हो? अलग अलग देखोगे तो कोई भी सब स्पेस नहीं है। अगर आपसे अभी नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, मैं होमवर्क दे दूंगी, क्योंकि मैं नहीं बताने वाली। आप इसको और ध्यान से देखो कि ये है क्या। ठीक है मैम, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एक बड़ी खूबसूरत बात निकल के आएगी आपके पास, वो देखते हैं, फिर हम कल डिस्कस करते हैं यूनियन के हिसाब से। ठीक है, कल थोड़ा हम मैट्रिसेस का बेस पढ़ लेंगे पहले, क्योंकि मैट्रिक्स वाले बहुत सारे ऐसे सब स्पेस होते हैं। बाकी मैं थोड़ा नोट्स में डाल ही रही हूँ, उसको थोड़ा सा देख लेना हल्का फुल्का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये सब ने पढ़ा हुआ है इतना, ये तो हम कल क्लास में देखेंगे भी उसको 20-25 मिनट लगा के कि कैसी कैसी मैट्रिसेस होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लस हम क्या करेंगे कल, लीनियर कॉम्बिनेशन और ये सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे, स्पैन वगैरह। ठीक है, थोड़ा वो डायमेंशन का देखते हैं कल होता है कि नहीं। लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर स्पेस कितना तक है? क्या क्या सुना नहीं मैंने।